Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohadki with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Domestic benchmark indices end marginally lower. Sensex drops 57 points. Nifty closes at 24,678. RBI keeps repo rate unchanged at 6.5%, cuts cash reserve ratio by 50 basis points to 4%. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs first pre-budget consultation today, and crude oil prices drop following OPEC Plus decision to delay supply increase until 2026. घरेलू शेयर बाजार में हुई मामूली गिरावट। सेंसेक्स 57 अंक फिसला, निफ्टी 24,678 दर्ज हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो दर 6.5% पर बनी रही। नगद आरक्षित अनुपात में हुई 50 आधार अंकों की कटौती, अब ये अनुपात 4%। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज से बजट पूर्व चर्चा की शुरुआत की और ओपेक प्लस देशों के फैसले के बाद कच्चे तेलों के दाम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट। घरेलू शेयर बाजार में आज तेज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ और पिछले 5 सत्रों से जारी लिवाली का सिलसिला अंत में थम गया। प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ बंद हुए। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों की रौनक आज भी बरकरार रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 57 अंक यानी 0.7% कम होकर 81,709 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 31 अंक यानी 0.12% घटकर 24,678 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार में आज भी निवेशकों ने खरीदारी की। छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.36% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर आकर बंद हुआ। Domestic benchmark equity indices ended marginally lower in today's volatile session, snapping their 5-day winning streak. The 30-share BSE Sensex shed 57 points or 0.07% to close at 81,709, and the NSE Nifty 50 dipped 31 points or 0.12% to settle at 24,678. Meanwhile, the broader market at the Bombay Stock Exchange outperformed the equity market. The mid-cap index added 0.36% and the small-cap index rose 0.6%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Adani Ports shed over 1.2%, Bharti Airtel fell over 1%, and Asian Paint dropped over 0.9%. Conversely, among the top gainers, Tata Motors surged over 3%, Axis Bank climbed more than 1.6%, and Maruti advanced over 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, metal and consumer durables both gained over 1.1%. Auto advanced over 0.9% and services added 0.82%. Conversely, in the top laggards, tech fell 0.3%, focused IT slipped 0.15%, and healthcare was marginally down by 0.08%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,399 companies advanced, shares of 1,590 companies declined, while shares of 99 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 105 companies hit their 52-week high, while 8 hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 4 पैसे मजबूत हुआ। 84 रुपए 69 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 105.82 पर चल रहा था। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। काफी उतार चढ़ाव देखा और कुल मिलाकर बाजार में जो तेजी का सिलसिला था वो प्रमुख सूचकांकों में आज थोड़ी सी नरमी हमने देखी। किन अर्थों में ले रहे कारोबार? मनोज जी, देखिए, पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि बाजारों में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है, काफ़ी वॉलेटिलिटी है। और उसका मुख्य कारण था जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनके द्वारा बड़ी हैवी सेलिंग अक्टूबर के महीने में हमने देखी। फिर नवंबर का शुरुआती दौर में भी काफ़ी वीक था मार्केट, और फिर हमने देखा कि पिछले 3 सप्ताह से करीब बाजारों में कुछ स्टेबिलिटी आई, कुछ बाइंग आई है, और वहाँ पर बाजार का रुख जो है वो बदला। और ये सप्ताह जो था वो तीसरा लगातार सप्ताह था जब मार्केट्स में हमने इंडेक्स में भी तेज़ी देखी, मार्केट में भी बाइंग हुई, तो एक ट्रेंड रिवर्सल हमने देखा है। फॉर्चुनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत बड़े पैमाने पे भारत में शेयर्स बेच रहे थे, वहाँ पर उसकी रुकावट में कुछ कमी आई, उसमें कुछ रुकावट आई है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि अब बाजार जो है वो एक जो दूसरी तिमाही, क्योंकि ये जो सितंबर क्वार्टर के नंबर्स जब आए थे, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स हम देखें, चाहे हम कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देखें, तो सेकंड क्वार्टर जो था वो बहुत उम्मीद से बहुत कम उसकी परफॉर्मेंस रही थी, बहुत नीचे परफॉर्मेंस रही थी, और बाजार ने उसको रिएक्ट किया था अक्टूबर और नवंबर में। मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेटा है वो इम्प्रूव हो रहा है, और एक ट्रेंड है जो पॉइंट कर रहा है कि देखिए आने वाले समय में फिर थोड़ी मजबूती आएगी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में, वैसे वैसे बाजार में हम देख रहे हैं थोड़ी मजबूती आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये बाजार, हालांकि आज थोड़ी नरमी थी, थोड़ा कंसोलिडेशन था मार्केट्स में, पर अब एक मैं ये कहूँगा कि जो एक शॉक था जो सेकंड क्वार्टर परफॉर्मेंस का, वो अब कम हो रहा है, और वी आर मोर होपफुल नाउ कि आने वाले समय में बेहतर परफॉर्मेंस होगी। Puneet, would you say that the RBI MPC decisions that came out today, the announcements that came out today, of course we'll do that story a little later in the program, and we will discuss those decisions as well, but would you say that the markets also were reacting to the fact that rate cuts have been kept, the interest rates have been kept same for the 11th time in a row, and even the decision of CRR being reduced by 50 basis point doesn't seem to have enthused the markets so much? So, about 2 things. One is, I think the markets were anticipating and expecting too much from RBI. They were expecting a very sharp cut in interest rates and sudden support to the economy, irrespective of the fact that there was some concern on inflation front. So clearly, I think markets may be expecting too much from RBI meeting. I think the outcome from RBI was quite positive. As far as growth is concerned, as far as liquidity management is concerned. So I think RBI was walking a very tight rope as far as balancing growth and inflation are concerned. So broadly I would say yes, the RBI could have done more to enthuse the markets, but I think what RBI did was right in terms of maintaining stability in terms of inflation vis-a-vis growth. Like I said, we will come to that story, but let's first take the next story. Prime Minister Narendra Modi has said that the Northeast holds immense potential to propel the country's growth. He added that the 21st century belongs to the East, to Asia and to India. Mr. Modi underscored that several northeastern cities like Agartala, Guwahati, Gangtok, Aizawl, Shillong, Itanagar and Kohima have huge potential similar to big cities. The Prime Minister today inaugurated the Ashtalakshmi Mahotsav at Bharat Mandapam in New Delhi. Highlighting the importance of Ashtalakshmi Mahotsav, Mr. Modi said that this is the first and unique event which will open up huge investment opportunities in the northeastern states. Earlier, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai said that the government is committed to working towards the development of the northeastern region. While briefing the media about the development of the northeastern region, the minister said that the lives of the people of northeastern states have changed due to the improvement in the facilities of health, connectivity, education and railway sectors. Addressing a press conference on empowering the Northeast, transformational decade towards Atmanirbhar Bharat in New Delhi, Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbananda Sonowal said that Northeast India has a focal role in the government's Act East policy, which has transformed the region. Mr. Sonowal said that the Northeast will be a key player in realizing the Viksit Bharat 2047 vision and making India Atmanirbhar. Puneet, as the Prime Minister said that the Northeast holds immense potential to propel the country's growth. That's again one region of the country. Would you say that the potential is still not realized to its fullest, and
it can, like the Prime Minister himself said, that, it holds a great potential for propelling India's economic growth. Absolutely, Anupa. I think for many years, in fact, for many decades in the initial years, I think we did not really put forth the agenda of developing Northeast and realizing that potential. So I think the new focus by the government in the last 10 years, if you see, and on developing this region, bring it closer to the other parts of the country in terms of connectivity and developing infrastructure, that has done immense good to economic growth prospects in northeastern region, and we are seeing the results. You see a lot of industries have gone there. We see a lot of natural minerals being mined and being produced in those states. So clearly, I think that, but the potential is much more. I think that needs to be realized. प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अभी समय है लुक ईस्ट, यानी पूरब की ओर देखो, पूरब में एशिया की ओर देखो, भारत की ओर देखो, और भारत में पूर्वोत्तर की ओर देखो। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि बहुत सारी कंपनियां कह लें कि पूर्वोत्तर की ओर जा रही हैं, कुल मिलाकर वहाँ के लिए आसार, यदि मान लें उद्यम के लिए हम देखना चाहें, तो क्या निकल के आ रहे हैं और किस तरह की संभावनाएं हमारे पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में है? मनोज जी, देखिए नॉर्थ ईस्ट की जब हम तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कई बहुत एडवांटेजेस हैं। एक वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड काफ़ी है, और साथ में देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा है उस एरिया में, और हम उसको रियलाइज़ नहीं किया। उसको पोटेंशियल बहुत है। वहाँ पर हम इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स अगर करते हैं तो वो हम भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। चौथा जो मुझे लगता है कि जो वहाँ पर टूरिज्म का पोटेंशियल है, क्योंकि भारत में आप देखें तो टूरिज्म के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है, सर्विसेज सेक्टर है, काफ़ी स्पेंडिंग हो रही है, तो टूरिज्म को लेकर हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। उससे लोकल पॉपुलेशन को भी ज़्यादा इनकम बढ़ती है, और बाकी जो भारत का जो पैसा है, टूरिस्ट जो पैसा खर्च करते हैं वो भारत में खर्च होता है। तो कई डायमेंशंस में, कई आयामों में आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट है उससे भारत को भी फ़ायदा होता है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी काफ़ी ज़्यादा, पूरे भारत में इसका एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट हम देखते हैं, और साथ में नॉर्थ रीजन्स में भी ग्रोथ आती है जी। And now let's move to the story that we were discussing earlier in the program, the RBI monetary policy. The Reserve Bank of India, RBI, today decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% for the 11th time in a row. Consequently, the Standing Deposit Facility, or SDF, rate remains at 6.25%, and the Marginal Standing Facility, or the MSF, rate and the bank rate at 6.75%. The RBI has maintained the status quo on benchmark interest rates since February 2023. The central bank slashed cash reserve ratio by 50 basis points to 4% in order to ease the potential liquidity stress. This move would unlock 1.16 lakh crore rupee bank funds. Speaking after the RBI's December monetary policy meeting, the RBI Governor Shaktikanta Das reaffirmed the central bank's unwavering commitment to price stability amidst ongoing inflationary pressures. It has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is to reduce the CRR of all banks to 4% of demand and time liabilities, that is NDTL. And this will be done in 2 equal tranches of 25 basis points each, with effect from the fortnight beginning December 14th and December 28th. The RBI also lowered the economic growth forecast to 6.6% for the financial year 2025 from the earlier projection of 7.2%, and revised India's consumer price inflation CPI forecast for FY25 to 4.8% from 4.5% earlier. The Monetary Policy Committee, or MPC, also decided unanimously to continue with the neutral stance and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. The MPC met on the 4th, 5th and 6th of this month, and the next meeting of the MPC is scheduled during the February next year. Puneet, as we were discussing earlier in the program, repo rates have been kept unchanged, but 50 basis points reduction in the CRR from 4.5% to 4% in 2 tranches. If we talk about CRR in particular, what does it mean for the banks, for the consumer, and for the economy overall? So, Anubhav, first we should understand what is CRR. CRR basically is the
the balances that banks need to maintain with RBI. Yes. So RBI has mandated that a certain amount of money that they have in savings accounts and term deposits, so which are called time and demand liabilities, a certain amount, a percentage has to be kept with RBI for safekeeping, you can say, basically as a reserve. And that reduces the amount of money which banks can lend. So let's say a bank has 100 rupees as deposits. So it has to keep 4 rupees 50 paise with RBI as a safekeeping, and rest of the money it can lend. Now RBI has said that, okay, we can reduce this CRR. So if you reduce it by 50 basis points, then the banks can lend that much more money to the consumers. So clearly this move will, like RBI says, it will increase about 1 lakh crore rupees available to the banks for further lending to consumers. So two things will happen. One is that the liquidity crunch that we saw recently in banking system, that will ease to some extent. So banks will have more money to lend to consumers. And clearly I think with the money more availability, the interest rate on lending should also come down, because and as far as banks' balance sheets are concerned, it will be very good for banks, because their own this money was lying idle with RBI. Now they can lend it and earn interest on it. So therefore the margins, or the net interest margins as you call for banks, they'll also go up. So banks' profitability will rise, consumers will get more money to borrow from banks and to spend, and therefore I think it is a win-win situation for almost everyone. यहाँ पर एक कह लें बहुत आसान सा सवाल जो हमारे नए श्रोता हुआ करते हैं, या कह लें वित्तीय समझ जिनकी नहीं या बहुत कम हुआ करती है, मुख्य ब्याज दर हमने कह दिया, लेकिन यह किस रूप में प्रभावित करता है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, और ये क्या है, ये भी हमारे आम ऐसे नए श्रोताओं के लिए समझदारी के लिए जी। तो देखिए, हम दो तरह के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दो दरें हम सुनते हैं, एक रेपो रेट और इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हम MSF कहते हैं, उसको रिवर्स रेपो कह सकते हैं आप। तो जो रेपो रेट है, ये वो रेट है जिस पर बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो कर सकते हैं। तो मान लीजिए बैंक को पैसे की जरूरत है और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर के वो कहता है कि आप मुझे पैसा दे दीजिए क्योंकि मुझे आगे लेंड करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6.5% ब्याज पर वो बैंक्स को पैसा लेंड करता है। तो उसको हम कहते हैं रेपो रेट। यानी अगर बैंक्स के पास अच्छे कस्टमर्स हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो करके वो आगे लेंड करते हैं। रिवर्स रेपो रेट जो MSF हम कहते हैं, MSF में बैंक के पास जो सरप्लस पैसा है, यानी बैंक्स अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। जी जी। नॉर्मली आप वो देखिए, इस केस में 6.25 है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आप अपना पैसा मेरे पास रखेंगे तो मैं कम दर दूंगा आपको, और अगर आप मुझसे बोरो करेंगे तो मैं ज्यादा दर पर आपको लेंड करूंगा। देखिए, जब ये रेट हम चेंज करते हैं, जब भी हम रेट बढ़ाएंगे, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मार्केट में पैसे की को कम करना है, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के सप्लाई कम करनी है पैसे की, तो अपने दर बढ़ा देता है। 6.5% मान लीजिए 7% पे वो अगर लेंड करेंगे बैंक्स को, तो बैंक्स के लिए मुश्किल होगा वो बोरो करके आगे लेंड करना। तो जब भी हम मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मनी सप्लाई को कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स को बदल देता है। Puneet, one more decision taken by the bank is that they've decided to continue with this neutral monetary policy stance, so far as the economy is concerned. So again, like Manoj ji was saying earlier, what does it mean when we say that the central bank has decided to continue with its neutral stance? So what is this neutral stance and how does that impact the economy? So neutral stance basically, see, Reserve Bank of India's main action is to control money supply into the economy. See, that is the central job of Reserve Bank of India. Whether they can increase money supply in the market, they can reduce the money supply in the market, or they can say, okay, market is self-sufficient and we don't need to interfere. Like during pandemic, you remember, when there was a stress on the economic system, then Reserve Bank of India stepped in and increased money supply. Yes. So they said that, okay, this is a time when, so we called it accommodative policy, where the Reserve Bank of India was increasing supply of money to banks and to borrowers to ease their pain. So that is called accommodative policy. Then at times money supply becomes very high, and that can increase inflation. So Reserve Bank of India will try to reduce money supply. That is called restrictive money policy, and they try to reduce the supply of money. Right now, Reserve Bank of India is saying that we are comfortable with whatever is happening. We are not interfering. The market is well funded and they can take care of itself. So they are in the neutral stance, and that is what they are doing. Okay, and before we move to the next story, one more thing, one more decision and one more announcement that came out of RBI today is that they've launched a tool
called Mule Hunter AI tool, which is to detect and prevent mule accounts. Now, how important, because in this age when there's cyber crimes are on the rise, when financial frauds are on the rise, how important a tool like a Mule Hunter AI tool is, for protecting consumers like us? I think it is the most important announcement. In fact, if you look at the monetary policy today, yes, and it relates to consumers across the spectrum. You find these stories in newspapers every day that people have been cheated, and that cheating is okay. You can take out money from one bank, yes, but benefit of digital money is that you can trace where it goes and you can catch the culprits. Yes. But because of mule accounts, we are not able to catch and recover the money. If RBI is able to shut down mule accounts, then this money cannot be stolen because it cannot be used by the thieves. So I think that's a big thing. यानी स्वागत होना चाहिए इस म्यूल अकाउंट के कदम का। आइए आगे बढ़ें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा बैठक की आज अध्यक्षता की। आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अतिरिक्त वित्त सचिव और वित्त सलाहकार के साथ देश के गणमान्य अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे बजट पूर्व इन चर्चाओं से अंततः क्या निकलता है और क्या लाभ होता है। इस चर्चा के लंबे दौर से कई चरण में ये चर्चा संपन्न होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, बजट आना है 1 फरवरी को और हम करीब 2 महीने पहले बजट की प्रक्रिया है वो शुरुआत हो गई है। और ये अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी वाइड रेंजिंग डिस्कशंस होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस भी हैं, फिस्कल मॉनेटरी डिसीजंस हैं, फिस्कल डिसीजंस हैं, टैक्स को लेकर। तो काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम इंडस्ट्री के अलग अलग जो भाग हैं और उन सबका सुझाव लेकर के ही बजट की तैयारी होती है। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और उसकी शुरुआत एक तरह से आज से शुरू हुई है। Moving on, the Center and the Asian Development Bank, ADB, have signed a $50 million loan agreement for climate adaptive water harvesting project in Meghalaya. The loan agreement for the climate adaptive community-based water harvesting project was signed yesterday by the Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Juhi Mukherjee, and the Country Director of ADB's India Resident Mission, Mio Oka. The project will support the construction of 532 small water storage facilities across 12 districts. These facilities will incorporate climate-resilient designs to capture and manage heavy rainfall and flash floods during monsoon season. The stored water shall improve water security during the dry season. Under the project, 3,000 hectares of command area will be developed to provide reliable irrigation areas for farmers. आइए आगे बढ़ें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया है। आज नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि दोनों देश इस क्षेत्र में ताइवान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे एक बड़ी साझेदारी बन रही है जो वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य को नया स्वरूप दे सकती है। श्री जयशंकर ने कहा कि आने वाले दशक में भू राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने में सेमीकंडक्टर की बड़ी भूमिका होगी। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे इस अंतिम पंक्ति को ही कि सेमीकंडक्टर किस तरह से नया परिदृश्य गढ़ रहे हैं, भारत की उसमें क्या भूमिका होगी और जो ये भू राजनीतिक समीकरण है उन्हें संतुलित करने में यह कैसे भूमिका निभाएगा। देखिए मनोज जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितनी अब डेवलपमेंट जो हो रही है, चाहे मिलिट्री स्फेयर में बात करें, इकोनॉमिक स्फेयर में बात करें, उसके जो मूल में है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं। टेक्नोलॉजी उसका मूल ड्राइवर है अब पूरी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। और टेक्नोलॉजी का जो सबसे ज़्यादा क्षमता को अफेक्ट करता है वो सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसे हम सिलिकॉन चिप्स कहते हैं। मजे की बात यह है कि सिलिकॉन चिप्स बहुत ही कम देशों में बनाए जाने की क्षमता है। अमेरिका में है, ताइवान में है, जापान में थोड़े बनते हैं, थोड़े कोरिया में, थोड़े चाइना में। तो कुछ कुल मिलाकर ये 4-5-6 देश हैं। कुछ यूरोप में बहुत कुछ क्षमता है। लेकिन जो भी देश इसकी सप्लाई चेन को कंट्रोल करेंगे वो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करेंगे और टेक्नोलॉजी से वो मिलिट्री और आर्थिक सभी मुद्दों को कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए जी पॉलिटिकल जो आज सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो भी इस पर निर्भर करती है कि कौन इस सप्लाई चेन को, कंप्यूटर चिप्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। यानी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने वाला अहम छोटा सा मामूली पुर्जा बड़ी भूमिका निभाने वाला है आने वाले दिनों में। आगे बढ़े। A motor show is being held till the 8th of this month in Colombo, Sri Lanka, where several Indian auto companies have displayed their vehicles. This is happening amidst anticipation that Sri Lanka will lift restrictions on car imports. Passenger car imports were suspended in the island in 2021 due to economic concerns triggered by the COVID-19 pandemic and the lockdown.
As severe economic crisis continued to persist, authorities decided to extend the restrictions on vehicle imports. Meanwhile, in June this year, the island nation government announced a plan to gradually lift the restrictions by early 2025. However, details of the relaxation of restrictions are yet to be announced. आइए आगे बढ़ें। न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों के मुद्दों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने आज कहा कि वह फसलों की उत्पादन लागत से कम 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए वचनबद्ध है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का कल्याण केंद्र की वचनबद्धता है। Moving on to the international stock markets, so let's first talk about the US markets. The US stock markets fell yesterday, weighed down by technology shares. Meanwhile, investors awaited the crucial November jobs report due today. The Dow Jones Industrial Average declined over 0.5%, S&P 500 lost 0.19%, and Nasdaq Composite Index shed 0.17%. अमेरिका से कल की खबर के बाद लौटें आज की खबर पर और चलें सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला जुला रुख दिखा है। निवेशकों की बिकवाली से एक और जापान का निक्की 225 सूचकांक 0.7% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी और सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों में 0.5% के आसपास कमी आई। उधर अच्छी खरीदारी से हांगकांग के हैंग सेंग में 1.5% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां प्रमुख बाजारों में मिला जुला कारोबार दिख रहा था। समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का FTSE 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के पूर्व स्तर के आसपास था। फ्रांस के CAC 40 में 1% से अधिक की वृद्धि दिख रही थी। जर्मनी का डेक्स भी 0.2% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। And let's move to commodities. Oil prices fell today, driven by concerns over weak demand following OPEC Plus group decision to postpone planned supply increases and extend deep output cuts to the end of 2026. Brent crude was trading 1.03% down at $71.35 per barrel, and WTI crude had gained 1.04% to trade at $67.59 per barrel, according to latest reports. Puneet, how do you see this OPEC Plus, bloc's decision to postpone their planned supply increases and to extend the deep cuts that they have been, because it's happened now since they have taken this decision several times in the last few months. They wanted to increase supply of crude oil, but they saw that the demand was very weak in the world economy, and therefore the prices have not been picking up. And I think it's prudent that they keep the supply stable right now, keep the prices stable, and then wait for better times. आइए तेल के बाद चलें सर्राफा बाजार। देश के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के मिले जुले दाम दिख रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.2% बढ़त के साथ 76,670 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी में भी थोड़ी सी चमक तेज थी। इसके भाव 0.14% लाभ के साथ 92,360 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की ओर चलें तो वहां अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.17% तेज 76,601 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति वाली चांदी भी थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, मामूली ही 0.04% और 92,463 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। ये सोने और चांदी के हाल। पुनीत जी, कुल मिलाकर बहुत संक्षेप में 1-2 शब्दों में सोना किस दिशा में जाता दिख रहा? देखिए, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट या बड़ी बढ़त आ सकती है और उससे सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव होगा, तो वॉलेटिलिटी हो सकती है, बनी रहेगी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end marginally lower. Sensex drops 57 points. Nifty closes at 24,678. RBI keeps repo rate unchanged at 6.5%, cuts cash reserve ratio by 50 basis points to 4%. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs first pre-budget consultation today. And crude oil prices drop following OPEC Plus decision to delay supply increase until 2026. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.